Hello everyone, welcome to Vishnu Economic School. I am Kajol and in this video we are going to discuss important questions under capacity of parties. So अब इससे पहले वाली वीडियोस में हम capacity of parties के सारे conditions डिस्कस कर चुके हैं और अब हम उन्हीं से रिलेटेड एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन है कि अमित एन इन्फेंट ओब्टेन्स अ लोन फ्रॉम अमन. कैन अमित आस्क्ड टू रीपे द मनी. अब इस केस में यहाँ पे अमित ने जो है वो एक लोन लिया है अमन से. अब क्या अमित वो उस लोन को रीपे करने के लिए लायबल है. अब यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट देखना ज़रूरी है कि वो एक इन्फेंट है. यहाँ पर अमित जो है वो एक इन्फेंट है, मतलब वो एक माइनर है, 18 ईयर्स से कम की एज का है. तो इस केस में क्या वो इस लोन को रीपे करेगा. तो अब इसका आंसर होगा कि वो उस लोन को रीपे करने के लिए लायबल नहीं है. अब क्यों ऐसा है, क्योंकि हमने देखा है कि माइनर के साथ होने वाला कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड एब इनिशियो होता है और ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनमें माइनर की कोई भी एनफोर्सेबिलिटी नहीं बनती. तो हम उन पे कोई भी ऑब्लिगेशन जो है वो इन्फोर्स नहीं कर सकते. इसीलिए यहाँ पर जो उसने अमाउंट दिया था अमित को वो उसको वापस नहीं ले पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अमित जो है वो एक इन्फेंट है और माइनर के साथ होने वाला कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड एब इनिशियो होता है. और इसमें आप एक केस लॉ भी मेंशन कर सकते हैं, वो माहौरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष वाला जो हमने केस लॉ पढ़ा था, जिसमें धर्मोदास घोष जो हैं वो एक माइनर होते हैं और वो तब एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं और उसके बाद फिर जब वो दूसरी पार्टी उनसे रीपे करने के लिए बोलती है तो वो ऐसा बोलते हैं कि वो एक माइनर है और उनके साथ किए जाने वाला कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. और इसीलिए यहाँ पर जो माहौरी बीबी हैं उनको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलता और धर्मोदास घोष जो हैं वो कोई भी कंपनसेशन जो है वो पे नहीं करते. इसीलिए माइनर के साथ होने वाला कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड एब इनिशियो होता है और वहाँ पर आप एक माइनर को कोई भी लोन का अमाउंट जो उसने एज माइनर लिया है उसको रीपे करने के लिए लायबल नहीं बना सकते. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अजय अ माइनर लेंड्स ₹1000 अगेंस्ट अ प्रोमिसरी नोट एग्जीक्यूटेड इन हिज फेवर. इज द बोरोअर लायबल टू रीपे द मनी. अब इस केस में यहाँ पर एक माइनर है अजय और यहाँ पे उसने मनी जो है ₹1000 जो हैं वो उसने उधार पर दिए हैं, लेंड किए हैं और उसके बदले में उसको एक प्रोमिसरी नोट इशू हो गया है. वो जो भी बोरोअर है उसने एक प्रोमिसरी नोट जो है वो अजय को दे दिया है और उससे ये बोला है कि वो उसको रीपे कर देगा. तो अब क्या यहाँ पर वो बोरोअर जो है वो लायबल होगा उस मनी को रीपे करने के लिए. तो इस केस में यहाँ पर बिल्कुल वो जो बोरोअर है वो लायबल होगा. अब ऐसा क्यों है कि ऊपर वाले केस में तो वहाँ पर हमने इन्फेंट को लायबल नहीं माना और यहाँ पे हम जब उसकी बारी आई लेंडिंग के अगेंस्ट कोई भी अमाउंट रीपे करने की तो हम उसको कह रहे हैं कि वो ऐसा कर सकता है. तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने पढ़ा था कि कोर्ट जो है वो एज गार्डियन एक्ट करता है माइनर के लिए और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी माइनर जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट तो ले सकता है लेकिन वो उसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल नहीं माना जाएगा. उस कॉन्ट्रैक्ट में उस माइनर का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए. लेकिन अगर ऐसा है कि उस कॉन्ट्रैक्ट से माइनर को कोई फ़ायदा हो रहा है तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, वो माइनर उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है और उस कॉन्ट्रैक्ट से मिलने वाले बेनिफिट भी वो ऑब्टेन कर सकता है. तो इसीलिए यहाँ पर जो बोरोअर है उसको अजय को वो अमाउंट वापस करना पड़ेगा जिसके लिए उसने प्रोमिसरी नोट इशू किया था, दैट इज़ ₹1000. तो यहाँ पर अजय को वो ₹1000 जो हैं वो मिलेंगे. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन है वरुण एन इन्फेंट बोरोज ₹1000 फ्रॉम अमित. अब यहाँ पे वरुण है एक माइनर, उन्होंने अमित से ₹1000 ले लिए हैं एंड एग्जीक्यूट अ प्रोमिसरी नोट फॉर द अमाउंट इन फेवर ऑफ अमित. अब यहाँ पर एक माइनर ने अमाउंट जो है वो बोरो कर लिया है अमित से. वरुण वो माइनर है और अमित से उसने वो ₹1000 जो हैं वो बोरो कर लिए हैं और उसके अगेंस्ट उन ₹1000 के अगेंस्ट जो है उसने अमित को एक प्रोमिसरी नोट इशू कर दिया है फॉर द अमाउंट इन फेवर ऑफ अमित. उस ₹1000 के अगेंस्ट एक प्रोमिसरी नोट इशू हो गया है. ऑन हिज अटेनिंग मेजॉरिटी. अब यहाँ पर वरुण जो है वो एक मेजर बन गए हैं, पहले वो माइनर थे, इन्फेंट थे. द माइनर एग्जीक्यूट्स अनदर प्रोमिसरी नोट इन लिeu ऑफ फर्स्ट विच इज़ देन कैंसल्ड. अब यहाँ पर उन्होंने एक सेकेंड प्रोमिसरी नोट इशू किया है
क्योंकि वो जो फर्स्ट प्रोमिसरी नोट था वो कैंसिल हो गया था, इसीलिए उन्होंने एक और प्रोमिसरी नोट इशू किया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर वो एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन कर चुके हैं और उसके बाद उन्होंने वो सेकेंड प्रोमिसरी नोट जो है वो इशू किया है। तो अब इस सेकेंड प्रोमिसरी नोट वैलिड, अब क्या यहाँ पर वो जो सेकेंड प्रोमिसरी नोट उन्होंने इशू किया, क्या वो वैलिड माना जाएगा? तो इसका आंसर होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस केस में वो सब्सिक्वेंट रैटिफिकेशन है जो कि हम एक वॉइड एब इनिशियो कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडर नहीं करते। जब वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है तभी सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो हैं वो वैलिड होने चाहिए, तभी उसकी एक्सेप्टेंस या जो भी रिक्वायर्ड कंडीशंस है कॉन्ट्रैक्ट की वो तभी परफॉर्म हो जानी चाहिए। तो इस केस में यहाँ पे सब्सिक्वेंट रैटिफिकेशन का केस है और हमने अपने थर्ड कंडीशन अंडर माइनर्स अग्रीमेंट में पढ़ा था कि नो रैटिफिकेशन नॉन अटेनिंग एज ऑफ मेजॉरिटी में हमने देखा था कि अगर एक माइनर जो है वो मिनॉरिटी में किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है और उससे ये बोला जाए कि वो जब मेजर हो जाएगा तब वो उसको रीपे करेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सब्सिक्वेंट रैटिफिकेशन का केस है जिसको हम वैलिड नहीं मानते। एक कॉन्ट्रैक्ट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक्सेप्टेंस या फिर जो भी कंडीशंस है वो तभी फुलफिल होनी चाहिए जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, तभी हम उसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, अ माइनर फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंटेड टू द मनी लेंडर दैट ही वॉज अ मेजर। अब यहाँ पे एक माइनर है और उसने ऐसा फ्रॉडुलेंटली रिप्रेजेंट किया है कि वो एक मेजर एज का पर्सन है, मतलब 18 ईयर्स से अबव की एज का वो पर्सन है। वो ऐसा सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन वो ओरिजिनली ऐसा नहीं है। तो अब एंड ओब्टेन्ड अ लोन ऑफ ₹1 लाख, और उसने एक मनी लेंडर से 1 लाख रुपीज़ का एक लोन ले लिया है। हैज़ द मनी लेंडर एनी राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द माइनर फॉर द मनी लेंट और फॉर द डैमेजेस फॉर फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन। अब क्या यहाँ पर वो जो मनी लेंडर है, क्या वो अपना जो 1 लाख रुपीज़ उसने माइनर को दिया है, क्या वो उसे वापस ले सकता है, या उसको जो भी डैमेजेस हुए हैं उस मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से क्या वो उनके लिए कंपनसेशन ले पाएगा? तो इस केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने फोर्थ कंडीशन अंडर माइनर्स अग्रीमेंट में पढ़ा था कि रूल ऑफ एस्टॉपल डजंट अप्लाई टू अ माइनर। कोई भी माइनर जो है उस पर रूल ऑफ एस्टॉपल जो है वो अप्लाई नहीं होता। रूल ऑफ एस्टॉपल हमने देखा था कि अगर कोई भी पर्सन कोई भी मिस रिप्रेजेंट करता है कोई भी चीज़ को जो कि एक्चुअली ट्रू नहीं है और वो उसको ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है ये ट्रू है, और फिर इसी पर बिलीव करके कोई एक पर्सन जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है इस पर्सन के साथ, तो यहाँ पर ये जो पर्सन है वो इसको बिल्कुल सू कर सकता है। इस पर्सन पे रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई होगा। उसने जो मिस रिप्रेजेंट किया है किसी भी चीज़ को जिसके ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और इसमें किसी पर्सन का लॉस हो रहा है, तो इस केस में ये पर्सन जो है लाइबल माना जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर माइनर का केस है, अगर माइनर जो है वो मिस रिप्रेजेंट करता है अपनी एज को और किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, जैसे यहाँ पर एक माइनर जो है वो किसी मनी लेंडर के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ और उसने वहाँ पर उससे 1 लाख रुपीज़ ले लिए, तो इस केस में ये वाला जो रूल है कि ये पर्सन जो है लाइबल माना जाएगा, तो ऐसा रूल माइनर के ऊपर अप्लाई नहीं होता। माइनर पे रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई नहीं होगा। इसमें सिर्फ कब कंपनसेशन मिल सकता है उस मनी लेंडर को, जब कोर्ट ऐसा कहे कि कोई भी माइनर जो है कैन हैव नो प्रिविलेज टू चीट मैन। अब कोर्ट ऐसा सिर्फ इक्विटेबल कंसिडरेशन पे ही बोल सकता है कि यहाँ पे माइनर जो है उसके पास कोई ऐसा प्रिविलेज नहीं है कि वो किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी पर कोई भी चीट कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ कोर्ट ही है जो ऐसा बोल सकता है कि वो 1 लाख रुपीज़ जो है वो माइनर उस मनी लेंडर को वापस कर दे। अदरवाइज उस मनी लेंडर को जो है वो उसका अमाउंट जो है वो वापस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि उस माइनर ने वो 1 लाख रुपीज़ जो है वो किसी
अनप्रोडक्टिव चीज़ में या उसने ऐसे ही वो 1 लाख रुपीज़ स्पेंड कर दिए हैं, तो इस केस में तो कोर्ट के कहने पर भी मनी लेंडर को 1 लाख रुपीज़ वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो जो सम है वो लॉस्ट हो चुका है। इसीलिए यहाँ पर वो माइनर जो है अब वो लायबल नहीं माना जाएगा। वो 1 लाख रुपीज़ जो है वो रीपे नहीं कर पाएगा और उस मनी लेंडर को 1 लाख रुपीज़ का जो लॉस है वो सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ जो हैं वो इंटैक्ट हैं, माइनर ने वो रुपीज़ तो ले लिए हैं, 1 लाख रुपीज़ ले लिए हैं, लेकिन उसने उसे स्पेंड नहीं किया है, तो इस केस में कोर्ट ऐसा बोल सकता है कि माइनर कैन हैव नो प्रिविलेज टू चीट मैन। और इक्विटेबल प्रिंसिपल के अंडर जो है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के फायदे पर, तो इसी प्रिंसिपल पे कोर्ट जो है वो माइनर को वो 1 लाख रुपीज़ रीपे करने के लिए बोल सकता है। तो अब आई होप आप कैपेसिटी ऑफ पार्टीज चैप्टर के कंसेप्ट जो हैं वो समझ गए होंगे। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक फ्रेश चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।